हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हमारा चैप्टर चल रहा है बिजनेस स्टडीज में सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक, आज ये इस चैप्टर की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी इस चैप्टर में सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कौन कौन से हो सकते हैं, कहाँ से हमारी कंपनी में पैसा आ सकता है, और साथ ही साथ जो कंपनी के सोर्स ऑफ फाइनेंस के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इक्विटी शेयर्स और आपके प्रेफरेंस शेयर्स, इनकी हमने बात की थी। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने पिछली क्लास को भी नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि बिना ये आज की क्लास आप मान लीजिए ये फर्स्ट क्लास का ही सेकंड पार्ट है। तो अप्रोक्सीमेटली 24 मिनट्स की आपकी पिछली क्लास है। अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी, और आज की क्लास बहुत ही छोटी सी क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहले मैंने आपको बताया ये आपका सिलेबस है, फिर हमने बात की थी बिजनेस फाइनेंस की, कि हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल के लिए। अगर हम अपनी एसेट्स में पैसा लगाते हैं तो उसको हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं, और अगर हम अपने रॉ मटेरियल और डेली एक्सपेंसेस में पैसे खर्च करते हैं तो उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। फिर हम जब सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करने लगे तो ये हमारे सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं। चैप्टर के एंड तक हम ये सब डिस्कस कर चुके होंगे। फिर मैं आपको इसका कैटेगराइजेशन भी पढ़ाऊंगा। अब अगर हम आगे की बात करें तो ये टोटल हमारे 11 सोर्स हैं, और जिसमें हमने पिछली क्लास में इन दोनों मेन एलिमेंट्स की बात करी थी, इक्विटी और प्रेफरेंस की। नाउ इक्विटी और प्रेफरेंस में मैंने आपको बताया था कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो शेयर्स होते हैं जिन्हें डिविडेंड, कंपनी के प्रॉफिट का शेयर इक्विटी वालों से पहले मिलता है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी। दूसरा, उन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। और तीसरा कि जब कंपनी का वाइंड अप होता है, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसे इक्विटी वालों से पहले मिलते हैं। तो ये बात हमने की थी इक्विटी और प्रेफरेंस में। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिन्हें, जो कंपनी के असली मालिक होते हैं, जिन्हें बाकी सबको देने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किसको मिलता है, इक्विटी वालों को। इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी कराया था लास्ट क्लास में, ये डिफरेंस मैंने आपको कराया था। लेकिन आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये है आपके सामने। हम करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर्स की मेरिट्स और डीमेरिट्स। इक्विटी शेयर के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हम करने जा रहे हैं। एग्जाम में अगर कभी केस स्टडी आती है तो कैसे आती है, आप कभी भी केस स्टडी से डरा मत करो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो, केस स्टडी अपने आप होती है। बस एक केस स्टडी होगी, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये इक्विटी है या प्रेफरेंस है। ये आप कर ही लेंगे कि भाई जो रियल ऑनर है वो इक्विटी होता है, और जो वोटिंग राइट जिसको होता है वो इक्विटी होता है, जिसको पहले डिविडेंड मिलता है वो प्रेफरेंस होता है, जिसको वाइंडिंग अप पर कैपिटल पहले मिलती है वो प्रेफरेंस होता है, जिसको बाद में मिलती है वो इक्विटी होता है। तो मतलब आप उन्हें पहचान लेंगे। पहचानने के बाद अगला क्वेश्चन होता है कि आप उसकी मेरिट लिखिए या उसकी डीमेरिट लिखिए। ये आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब हम इसी की बात कर रहे हैं कि अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। तो मेरिट और डीमेरिट की बात हम लोग करेंगे आज। तो अगर हम बात करें इक्विटी शेयर की, तो इक्विटी शेयर आर द रियल ऑनर। तो अगर ये रियल ऑनर है तो बेटे ध्यान से देखिएगा, इक्विटी वालों को डिविडेंड तब मिलता है जब प्रेफरेंस वालों को सब मिल चुका होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इसकी मेरिट्स का, कि ये जो शेयर्स हैं, ये जो आपके इक्विटी शेयर्स जो हैं, ये सुटेबल हैं उन लोगों के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए हु आर विलिंग टू अज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स, जिनको ज्यादा रिटर्न चाहिए, जिन्हें ज्यादा कमाई चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो इक्विटी शेयर्स उनके लिए सुटेबल है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इक्विटी वालों को डिविडेंड देना जरूरी नहीं है। अगर कंपनी को फायदा नहीं हुआ तो कंपनी कहेगी भैया हमें तो फायदा ही नहीं हुआ तो हम आपको नहीं दे सकते। दूसरी बात, अगर कंपनी को फायदा हुआ भी तो ये जरूरी नहीं है कि कंपनी उन्हें डिविडेंड दे।
करेक्ट। ये कंपनी के डायरेक्टर्स का राइट होता है कि वो इक्विटी वालों को ज्यादा डिविडेंड देंगे या कम डिविडेंड देंगे। तो इक्विटी वालों को डिविडेंड देना कोई कंपलसरी नहीं है, जबकि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना कंपलसरी है। करेक्ट। तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है, ये तभी रीपे होते हैं जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी बंद हो जाती है तभी हमें इक्विटी वालों के पैसे वापस करने होते हैं। अदरवाइज हमें इक्विटी वालों के पैसे वापस नहीं करने होते, क्योंकि वो तो मालिक है। भाई आप मालिक हो अपने बिजनेस के, तो आपको अपना पैसा तभी वापस मिलेगा बिजनेस से जब आप अपना बिजनेस वाइंड अप करोगे, जब आप अपना बिजनेस बंद करोगे। अगला आता है प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू दी कंपनी। देखिए जी, अगर जितने ज्यादा इक्विटी वालों के पैसे होंगे उतना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट बनता है। आप सोचिए, आप मेरे पास आए और मुझे आकर बोले कि सर आप 10 लाख रुपए लगा दो बिजनेस में, हमारे बिजनेस में, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई साहब ये बताओ पहले आपने कितने लगा रखे हैं। आप कहोगे सर मैंने तो 2 करोड़ रुपए लगा रखे हैं अपने पास से। तो मैं कहूंगा यार फिर तो ठीक है कि अगर 2 करोड़ रुपए मालिक ने लगा रखे हैं तो मैं 10 लाख रुपए लगा भी सकता हूँ आसानी से। तो जितना ज्यादा इक्विटी वाले पैसे लगाते हैं इसका मतलब मालिक का पैसा उतना ज्यादा लगा हुआ है, तो उतना ही ज्यादा कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस होती है, उसे लोगों से उधार मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। उसके बाद नो नीड टू मॉर्गेज दी एसेट। बेटे मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, आपने एक वर्ड सुना होगा गिरवी रखना। ठीक है, जब हम अपनी कोई चीज किसी के पास गिरवी रख देते हैं तो इसके लिए कोई भी अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। तो देखिए, तो क्रक्स वर्ड ये हुए कि इन पर हायर रिटर्न मिलता है, इन पर डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, इनके पैसे तभी वापस करे जाते हैं जब कंपनी बंद होती है, इनसे कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है और इसके लिए एसेट्स को भी मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये है मेरिट्स। करेक्ट। उसके बाद आते हैं इसके डीमेरिट्स पर। देखिए पहली डीमेरिट्स क्या है जो इक्विटी की है, कि बहुत रिस्की होते हैं। अब आप ये जो सुनते हैं स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ गया घट गया, मार्केट डाउन आ गई, शेयर के प्राइस कम हो गए, तो मान लीजिए मैंने रिलायंस के शेयर लिए और मार्केट नीचे गिर जाए तो मेरे शेयर का प्राइस क्या हो जाता है, कम। तो देखिए, इन्वेस्टर हु वांट स्टीडी इनकम, किसी को सीधी सीधी इनकम चाहिए कि भाई मुझे तो हर महीने के 10,000 मिल जाए, तो उनके लिए ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये उनके लिए सुटेबल है जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जिन्हें स्टीडी का मतलब होता है एक जैसी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, जिन्हें लगातार इनकम चाहिए उनके लिए ये ठीक नहीं होते। इनकी जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड है, जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा लेती है, जिसे आईपीओ बोलते हैं, आईपीओ कभी आपने सुना हो, इसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी अपने शेयर पब्लिक को बेच रही है, कह रही लाओ भैया हमें पैसे दे दो, उसको आईपीओ कहते हैं। तो उसका बहुत खर्चा होता है, उसको मतलब इक्विटी शेयर से पैसे लेने के लिए पहले बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगला आता है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिड्यूसेस द वोटिंग पावर एंड अर्निंग ऑफ द एग्जिस्टिंग होल्डर। बिल्कुल सही बात है, इक्विटी वाले हमारे मालिक होते हैं। मान लीजिए पहले से हम एक कंपनी में 50 लोग हैं, अगर हम अपने इक्विटी शेयर इशू कर दें और 20 लोग हमारे शेयर और खरीद लें, तो अब तो और मेंबर जुड़ गए और नए मालिक आ गए। भैया नए मालिक आने से पुराने वालों की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है। अगला आता है मोर लीगल फॉर्मेलिटीज एंड डिले, इन्हें इशू करना। देखो मैं बताता हूँ, ये आपके मतलब की बात नहीं, फिर भी बताता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर आपकी आती हैं दो एक्सचेंजेस, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर शेयर बिकते खरीदते हैं। इनमें अगर आपको अपने शेयर इशू करने हैं तो पहले आपको इन सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तब कहीं जाकर आप अपने शेयर इशू कर सकते हो। जबकि लोन लेने में कहाँ ऐसी कोई फॉर्मेलिटी होती है, ले लो भैया बैंक से लोन। तो इनसे लोन, इनसे पैसा लेने के लिए, इक्विटी के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी हैं। उसके बाद इन्वॉल्व ह्यूज रिस्क, ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। मान लीजिए अगर मैंने एक कंपनी के शेयर खरीद लिए और वो कंपनी, उसके अंदर कोई गड़बड़ हो गई, कोई नुकसान हो गया, तो भाई मेरे शेयर्स की मार्केट वैल्यू कम होती चली जाएगी और मैं नुकसान में चला जाऊंगा। हो सकता है मैंने एक शेयर 1,000 रुपए का खरीदा और उसकी मार्केट वैल्यू अब 100 रुपए हो जाए, तो मेरे को बहुत ज्यादा रिस्क रहता है इसमें।
तो जो आप सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोगों को नुकसान हो जाता है या मार्केट डाउन होने से नुकसान हो जाता है, तो वो सारा नुकसान इक्विटी शेयर्स की वजह से ही होता है। क्लियर है? आती है यहाँ तक की बात समझ में? तो ये हमारी थी मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की मेरिट और डीमेरिट देखते हैं क्या होता है। देखिए, पहली मेरिट, पहली फायदा मेरिट किसकी? आपकी प्रेफरेंस की। प्रोवाइड रीजनेबली स्टेडी इनकम। ये सही इनकम प्रोवाइड कराता है, लगातार इनकम आपको देता रहता है, जबकि इक्विटी वाला ऐसा नहीं करता। इक्विटी शेयर में आपको इनकम लगातार नहीं मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी ज्यादा मिलेगी। ठीक, उसके बाद फिक्स रेट है, इसमें कोई रिस्क नहीं है भाई, फिक्स रेट से आपको पैसे मिलते रहेंगे। भाई फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर खरीदे और प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज है 10%, तो आपको कंपनी जब प्रॉफिट होगा तो आपको चुपचाप से कंपनी 1 लाख रुपए देती रहेगी। ठीक, इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी। देखो, इनको कोई वोटिंग राइट तो होता नहीं, ना ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते, तो इनसे इक्विटी वालों को कोई खतरा नहीं होता। मतलब ये वो बच्चे हैं जो चुपचाप साइड में बैठ जाते हैं, ये कहते हैं कि भाई साहब हमें हमारे पैसे देते रहो और हम शांति से यहाँ बैठे हैं, हम आपके काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। करेक्ट? तो ये अपना काम से काम रखते हैं, ये कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंशियल राइट होता है इनको, ये आप मीनिंग में भी पढ़ चुके। रीपेमेंट ऑन द इक्विटी शेयर, जब भी पैसे वापस करने की बात आएगी तो पहले पैसे किसको वापस मिलेंगे? प्रेफरेंस वालों को वापस मिलेंगे। तो ये भी इनकी एक मेरिट है। प्रेफरेंस कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द एसेट। बेटे यहां पर इसका मतलब है वही जो मैंने अभी पीछे एक वर्ड यूज करा था, मॉर्गेज, गिरवी रखना। गिरवी रखना, इनके लिए भी हमें कोई एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये सेफ होते हैं, इनकी डिविडेंड की रिटर्न बिल्कुल फिक्स होती है, इनको वोटिंग करने का राइट नहीं होता, ये खामखा इक्विटी वालों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये बढ़िया बात है कि इनके लिए, इक्विटी वालों के लिए और कंपनी के लिए, इनके लिए भी अच्छी बात है क्योंकि इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता रहता है। इनकी डीमेरिट क्या है? उन लोगों के लिए बढ़िया नहीं है जो हाई रिटर्न चाहते हैं, क्योंकि इनमें हाई रिटर्न नहीं होती। करेक्ट? इनमें तो चुपचाप से जो फिक्स आपके लिए हो गई रिटर्न 10%, तो आपको 10% मिलता रहेगा। रिड्यूस द चार्ज ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द एसेट्स। अब देखो, ये एक अच्छा पॉइंट है, कम समझ में आता है बच्चों को। जब कंपनी बंद हो जाएगी और एसेट्स बेची जाएगी तो पहले एसेट इनको मिलेगी, तो ये इक्विटी वालों के लिए एसेट का हिस्सा कम कर देते हैं। ठीक भाई, कंपनी बेची गई, मान लीजिए लास्ट में कंपनी 100 करोड़ रुपए में बिकी, तो अगर प्रेफरेंस वाले ना होते तो 100 के 100 करोड़ मान लो इक्विटी वालों को मिल रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा? पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेंगे, बाद में इक्विटी वालों को। उसके बाद इनका कभी कभी रेट ऑफ डिविडेंड काफी हाई होता है, तो कंपनी के ऊपर इसका बर्डन पड़ता है, क्योंकि इक्विटी वालों को तो डिविडेंड दो मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको डिविडेंड देना पड़ता है हमें। क्लियर? तो इसमें रेट ऑफ डिविडेंड कैसा रहता है? बहुत ज्यादा हाई रहता है कभी कभी, इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। करेक्ट? डिविडेंड तभी मिलता है इनको जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो फिर इन्हें डिविडेंड नहीं मिलता, तो थोड़ा सा रिस्क तो इनके भी साथ जुड़ा हुआ है। नो टैक्स सेविंग ऑन दी पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखो, कंपनी को कोई, जैसे डिविडेंड है, डिविडेंड अगर कंपनी देती है तो वो एक एक्सपेंस की फॉर्म में डिडक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो देखो, ये अभी पॉइंट तो आपको हो सकता है नया आए समझ में, बस आप इतना ध्यान रख लेना कि ये हमें टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं देता। जैसे अगर आप किसी को इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो तो एक खर्चे की तरह अकाउंट होता है, वो आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, पी&एल अकाउंट। पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड में शो होता है, तो उससे हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हमारे को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। लेकिन जो ये डिविडेंड है भाई, पे तो हम डिविडेंड कर ही रहे हैं, लेकिन इस डिविडेंड का हमें कोई टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में नहीं लिखा जाता। क्लियर है? तो ये कुछ इसकी मेरिट्स हैं, ये कुछ इसकी डीमेरिट्स हैं। करेक्ट? आप क्रक्स वर्ड पे ध्यान रखिए, आप अपने पास इन डिफरेंसेस को नोट कर लीजिए, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ऐसा।
ठीक है, सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आप चाहें तो मैं थोड़ा सा पीछे होता हूँ, आप इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऑल्दो क्लास जो हमारी जो लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नोट्स का लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप अगर आपको कुछ पढ़ना हो दोबारा से तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा प्रेफरेंस शेयर के मेरिट और डीमेरिट हो गए और इक्विटी शेयर के हो गए। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात कुछ समझ में आई होगी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में पढ़ा, इक्विटी और प्रेफरेंस की हमने डिफरेंस देखे दोनों में क्या होता है, और आज की क्लास में हमने देखा कि इक्विटी और प्रेफरेंस की मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। आई होप यहाँ तक की क्लास आपको क्लियर होगी। कोई सजेशन हो, कोई आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो क्लास में तो प्लीज़ आप बताइए। कहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लासेस ठीक लगती हो तो प्लीज़ आप इनको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि जो टाइमली जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें और आप अपने रिवीजन में, सिलेबस में इन क्लासेस को यूज़ कर पाएँ। बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने नोट्स बना ले तो, ठीक है, कभी भी आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप बस बार बार इनको देखते रहिए, आप बार बार देखते रहिए, आपको बहुत सारे पॉइंट अपने आप लर्न हो जाएंगे। और केस स्टडीज से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं लास्ट में आपको कुछ केस स्टडीज भी कराऊंगा तो टॉपिक्स के साथ। फिलहाल आप अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस करिए, क्योंकि बिना डायरेक्ट क्वेश्चन करे केस स्टडी करना दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो आपको लगेगा कि केस स्टडी तो बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो पहले जो भी आपको करा रहा हूँ मैं उसको आप करते जाइए, फिर आप करिएगा आगे केस स्टडीज वगैरह भी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी वो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से आप पढ़िए और कोई अपने सजेशंस हो तो प्लीज़ दीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द अपडेट्स।